नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं और ये वीडियो लास्ट वीडियो का ही एक कंटिन्यूएशन है। जिस वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड प्रोसेस के ऊपर बात की थी और उस प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है अपना जीटी क्लियरेंस का पार्ट। जीटी क्लियरेंस के अंदर मैंने बताया था कि फंड्स को लेके जो असेसमेंट होती है, हमें किस कैटेगरी के फंड हम दिखा सकते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, कौन कौन हमारे स्पॉन्सर हो सकते हैं और हमें कितने फंड्स दिखाने होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि कौन कौन आदमी हमारा स्पॉन्सर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए, मतलब किस किस के फंड्स हम शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो दोनों साइड से हो सकते हैं, नाना नानी और दादा दादी। फिर उसके बाद हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, अंकल आंट हो सकते हैं। अंकल और आंट के अगर हम फंड्स दिखाते हैं तो उसमें 100% नहीं, अप टू 30% तक फंड्स जो हैं दैट इज रिकमेंडेड। 100% फंड्स हम नहीं शो कर सकते, 30-40% तक चलेगा, राइट। तो फंड्स दिखाने के बाद अब वो फंड्स कितने होते हैं और किस तरीके से उनकी असेसमेंट यूनिवर्सिटी करती है, उस चीज़ को मैं अलग से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। एक बार शुरू में मैं जस्ट आपको किस स्टेज पे हमें फंड शो करने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से हमें कंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव होता है और उस कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर ट्यूशन फी मेंशन होती है। तो कंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी ट्यूशन फी कितनी है। ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस हेल्थ का जो कवरेज है, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर बोलते हैं उसको, और फोर्थ हमारा 2 वे एयर फेयर, मतलब आने और जाने का एरोप्लेन का जो टिकट का फेयर है वो। ये 4 कंपोनेंट मेन होते हैं फंड्स को लेके। तो वो मैं जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमारी एक एवरेज फ़ी कितनी है और कितना लिविंग एक्सपेंसेस हमें दिखाना होता है। जैसे ही हम कंडीशनल ऑफर लेटर आता है तो जीटी का प्रोसेस शुरू होता है बच्चे का। हम फंड्स की असेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटी को फंड्स की डिटेल भेजते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है तो स्काइप के थ्रू बच्चे का इंटरव्यू होता है। फंड्स क्लियरेंस होने के बाद और इंटरव्यू क्लियरेंस होने के बाद बच्चे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव होता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर जैसे ही हमें रिसीव होता है तो हमें हाफ ईयरली ट्यूशन फी पे करनी होती है बच्चे की। हाफ ईयरली ट्यूशन फी पे करने के बाद हमारे को यूनिवर्सिटी से COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट वो यूनिवर्सिटी रिलीज करती है एंड दैट इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट वी रिक्वायर टू स्टार्ट द वीजा फाइलिंग प्रोसेस। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आने के बाद बच्चे का मेडिकल प्रोसेस करते हैं। मेडिकल और ये अपना कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जब ये दोनों चीज़ें हम अरेंज कर लेते हैं उसके बाद वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे फिर से हमें जो हमने प्रीवियस फंड्स भेजे थे यूनिवर्सिटी को, तो अब हमने 6 मंथ की जो ट्यूशन फी है वो पे कर दी है, तो उन्हीं फंड्स को हमें वीज़ा में दिखाना होता है आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, कि हमारे पास ट्यूशन फी पे करने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट है वो भी हमें वीज़ा में वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे लगाने पड़ते हैं जो भी स्टूडेंट के स्पॉन्सर हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स आप लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रहेगी और एक क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमें एवरेज फंड्स कितने रखने हैं या किस नेचर के वो फंड्स हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं उस फाइनेंशियल मैट्रिक्स की डिटेल्स आपको अभी दे देता हूँ। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स के। सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ट्यूशन फी। जो सेकंड कंपोनेंट है वो है आपका लिविंग एक्सपेंसेस। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है ओवरसीज स्टूडेंट
हेल्थ कवर, और फोर्थ जो कंपोनेंट है वो आपका एयर फेयर, 2 वे एयर फेयर, मतलब दोनों तरफ का एरोप्लेन का जो टिकट का खर्चा है वो। तो इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। हम मान लेते हैं कि जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया का स्टडी प्रोग्राम उसने ऑप्ट किया है, उसकी एवरेज जो फ़ी है, एक एक्स यूनिवर्सिटी है, उसकी एवरेज फ़ी है 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक साल की। ये जो भी मैं फ़ीस की बात करूँगा वो एक साल की बात होगी। लिविंग एक्सपेंसेस एज पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, वो हैं 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है, जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जो ड्यूरेशन है, अगर कोई बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसका 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल का उसको हेल्थ कवर लेना होगा। अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल का उसको लेना होगा। तो इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग आती है वो हम मानते हैं 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एयर फेयर जो उन्होंने ऑफिशियली उसमें मेंशन किया है दैट इज 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जब हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल, इसको अगर मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ, इसको मैं डी बोलता हूँ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 54,541 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम मान लेते हैं कि आज का जो एक एवरेज एक्सचेंज रेट है वो 54-55 के बीच में है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 55 अगर मानते हैं तो ये बनता है 29.99 लाख रुपीस। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीस हमारे टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें शो करनी पड़ेगी। तो ये इन 4 कंपोनेंट के बेसिस पे जो हमारी जो ट्यूशन फी बच्चे की 30,000 है, उसके हिसाब से एवरेज जो फंड्स आए वो आए 30 लाख रुपीस। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 लाख रुपए कम से कम हमारे पास हैं दिखाने के लिए शुरू में। तो एक तो ये चीज़ हुई कि हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं। तो वो अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं, या तो वो सेविंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या वो फिक्स्ड डिपॉजिट की फॉर्म्स में हो सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है, कोई बच्चा एजुकेशन लोन के थ्रू ये फंड्स दिखा सकता है, एजुकेशनल लोन। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, किसी के पास पीपीएफ का, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी के फादर मदर, तो जीपीएफ का पैसा भी दिखा सकता है। इनमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा, जैसे पीपीएफ और जीपीएफ। और हम अगर एजुकेशन लोन लेते हैं तो अगर एजुकेशन लोन लेंगे तो उसको हमें डिसबर्स करना पड़ेगा। डिसबर्सल मतलब सैंक्शन लेटर से काम नहीं चलेगा, उसको हमें डिसबर्स करा के अपने अकाउंट में डालना होगा और उस अकाउंट की स्टेटमेंट हमें दिखानी होगी। सिमिलरली पीपीएफ या जीपीएफ का जो भी पैसा हम दिखाएंगे उसको भी हमें अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर उस फंड्स को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एलआईसी है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा है, या फिर और किसी भी तरह का पैसा जिसको हम लिक्विडेट करते हैं, तो उसको भी हमें अपने सेविंग अकाउंट के अंदर मैच्योर करके ही हम उस फंड्स को दिखा सकते हैं। सिंपल उस इंस्ट्रूमेंट का सर्टिफिकेट या उसकी डिटेल्स हम नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ओवरऑल जो मतलब कैटेगरी ऑफ फंड्स है वो बनती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें सबसे मेन था फाइनेंशियल मैट्रिक्स, मतलब कितने फंड्स हमें दिखाने पड़ेंगे। और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट एक बात और है कि ये फंड्स हमारे कम से कम 3 months ओल्ड फंड्स हों। अगर इनमें से कोई भी पैसा रिसेंट ट्रांजैक्शन का हम शो करते हैं तो वो रिसेंट ट्रांजैक्शन का हमारे पास वैलिड जस्टिफिकेशन हो, वैलिड जस्टिफिकेशन।
वैलिड जस्टिफिकेशन। मतलब क्या है इस बात का, अगर किसी के मदर या फादर रिटायरमेंट से आए हैं, उनका रिटायरमेंट का पैसा है, वो अगर बच्चा दिखाना चाहता है लेकिन वो 3 मंथ पुराना नहीं है तो वो दिखा सकता है, उसके पास वैलिड उसका जस्टिफिकेशन होगा। किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है तो वो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद अगर पैसा हमारे अकाउंट में आया है तो वो भी हम शो कर सकते हैं। मतलब रिसेंट फंड्स हमारे हम शो कर सकते हैं इफ वी हैव द प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दोज रिसेंट फंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनेंसिस को दिखाने का तरीका। और इसके साथ ही जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि 30 लाख रुपए हमें स्टार्टिंग में शो करने हैं, फिर बच्चे का जब कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, जीटी क्लियरेंस हो जाती है, उसके बाद उस बच्चे को फी पेमेंट करनी होती है हाफ ईयर की। तो इस एग्जांपल में हमने जैसे लिया है 30,000 अगर उस बच्चे की ट्यूशन फी है तो उसको जो ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी, लेट अस सपोज 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये फीस प्लस उसका जो हेल्थ कवर के चार्जेस हैं, ये 2 पेमेंट वो इनिशियली कर देगा। तो इन 2 पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से हमें वीज़ा के टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं, वीज़ा के अंदर उनको हमें देना होता है वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फाइनेंशियल मैट्रिक्स की जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की हैं वो समझ में आई होंगी और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डिफरेंट कंट्रीज की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, आयरलैंड, हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किसी बच्चे की कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके या हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।